तो हम डिफेक्ट्स कर रहे थे। तो डिफेक्ट्स पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं और लाइन डिफेक्ट्स होते हैं। फिर एक बार समराइज कर देती हूँ मैं। Point defects means around 1 point. 1 point means around a particular atom या particular ion. So point defects further they are of 3 types. कौन कौन से हरगुन नाम बता सकते हो? पॉइंट डिफेक्ट्स कौन से टाइप के थे? स्टोइक्योमेट्रिक, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। सेकंड बोलो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। Non-stoichiometric. या इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें डिफेक्ट आने के बावजूद भी जो केटाइंस और एनाइंस की रेशियो है वो मेंटेन रहती है, जिसको हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो उनका पहले था वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट दैट वी स्टडी इन नॉन आयनिक सॉलिड्स as well as in ionic solids. So in non-ionic solids इनके क्या नाम्स हैं? They are vacancy and interstitial defects. Vacancy defect and interstitial defect. वैकेंसी डिफेक्ट से मान्य क्या इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी पे? डिक्रीज हो जाती है। इंटरस्टिशियल से इंक्रीज हो जाती है। आयनिक सॉलिड्स में निखिलेश क्या नाम होता है? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? निखिलेश बता सकते हो? आयनिक सॉलिड्स में स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। बेटा टेस्ट अच्छे से करना, ढंग से प्रिपेयर कर लो। चैप्टर बड़ा आसान है, थोड़ा लंबा है बट इजी है, स्कोरिंग है ये टॉपिक तो स्पेशली। ओके, माइक नहीं चल रहा तो चैट में रिप्लाई करना, आप पूछूंगी तो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या क्या फंडा था, कौन बता सकता है डिटेल में? क्या क्या पॉइंट्स थे इसमें? यस, इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस विल बी मिसिंग टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कुछ मिस हो रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। कंडीशंस क्या थी? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, and size of cations and anions should be almost same. So it will be present in alkali metal halides mostly, and a compound है AgBr जिसमें दोनों तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट के भी होता है और फ्रैंकल भी होता है। एक्सेप्शन है, याद रखनी है इसको। और फ्रैंकल में क्या था? फ्रैंकल डिफेक्ट केटायन कम्स टू इंटरस्टिशियल। केटायन इसमें ये उस कंपाउंड में आता है जिसमें केटायन का साइज काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू एनायन। तो केटायन जो होता है वो इंटरस्टिशियल वॉइड में चला जाता है अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के। इसी के कारण इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो क्या इस डिफेक्ट से डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोई छोड़ के नहीं जाता, ना कोई नया आता है, बस वो अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के बीच में ही कहीं और चला जाता है, वॉइड में चला जाता है, नॉर्मल लैटिस पॉइंट को छोड़ के अपने। तो ये किन में पाया जाता है? जिनमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एंड केटायंस का साइज एनायन से बहुत छोटा होता है, जैसे कि मेनली ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स में। ZnS प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, AgCl में पाया जाता है, AgBr में भी होता है, ये तो इसमें तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, ये हमने सारा पढ़ा था। उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स किए थे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जिसमें एक इम्प्योरिटी आ जाती है। हाँ, जिनमें मेन कोई एक चीज होती है, उसमें हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल देते हैं टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक, लाइक एग्जाम्पल वी डिड दैट ऑफ NaCl में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड का डोपिंग करेंगे
तो स्ट्रोंशियम Sr+2 होता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमें पता है डिफेक्ट में भी मेंटेन रहती है। तो एक स्ट्रोंशियम 2 Na+ रिप्लेस कर देगा, एक में खुद आके बैठ जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जितने स्ट्रोंशियम डालोगे उतनी वैकेंसी बनेगी। तो ध्यान रखना है, जिसके साथ डोपिंग कर रहे हो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज। तो कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, ट्राई किया है किसी ने? उसका आंसर 3 × 10⁻23 आएगा, करके देखना। वैसे तो कर लेना चाहिए अभी तक आपको। अच्छा क्वेश्चन था वो, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। मैम ये कल ही हो गया था, लेकिन मैंने वैल्यू नहीं निकाली थी, सिर्फ कैलकुलेशन ही की थी। ये वो वाला है जो मैंने आपको घर में करने के लिए दिया था, एल्यूमिनियम वाला, तो उसका ये आंसर है। दूसरा एक तो मैंने कराया था, ठीक है, वो तो ये वाला क्वेश्चन था एनसीईआरटी वाला। एक एक्स्ट्रा दिया था, उसका आंसर ये है, देख लो आ रहा है नहीं आ रहा। आई बात समझ में? अब हमारे नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट मैंने शुरू किए थे, उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। अक्षित, व्हाई यू आर लेट? प्लीज बी ऑन टाइम। मैम तो जैसे ये एज सेंटर्स पे हुआ तो सिर्फ 6 सोडियम के हुए। क्या? नहीं ओके, नो प्रॉब्लम, बट इन्फॉर्म कर दिया करो बेटा, जिस दिन लेट करना हो ना मुझे मैसेज किया करो पहले। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ओके। या क्लास ना लगानी हो या कोई भी चेंज हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी पर्सनली। हाँ, क्या बोल रही है मान्या तू? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके, सो नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पे फोकस करो बेटा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ध्यान दो जरा इधर। तो नाम से हमें इतना तो पता चल गया कि नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वो वाले डिफेक्ट्स हैं कि जिनमें डिफेक्ट आने के बाद कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो मेंटेन्ड नहीं रहता। स्टिक्योमेट्री उनकी मेंटेन नहीं रहेगी, पहली बात। और वो दो तरह के होते हैं, क्या क्या नाम थे याद है? मेटल एक्सेस और एक मेटल डेफिसिट। हाँ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो नाम इसको मेटल एक्सेस बोल देते हैं। मेटल बेसिकली क्या है? केटायन, ठीक है, बट पेपर में केटायन एक्सेस नहीं लिख के आना, ये भाषा यही यूज होती है, लैंग्वेज यही यूज होती है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चैट में किसी ने मेरे से कुछ पूछा है, निकलेश ने। निकलेश बेटा कल नहीं हैगा टेस्ट, कल तक क्लास ही लगेगी। क्यों? क्योंकि विच मैं एक छुट्टी की सी ना, तो कल क्लास ही होएगी, तो टेस्ट होगा ਤੁਹਾਡਾ संडे। पिया को भी बता देना हरगुन, ठीक है? टेस्ट विल बी ऑन संडे, टाइमिंग विल बी इवनिंग 6 to 7:15 PM। ओके मैम। वैसे भी लॉकडाउन है, आपको कहीं, आप लोग वैसे भी बाहर तो जा नहीं सकते, संडे सैटरडे तो कंप्लीट है, तो संडे का दिन भी आपका यूज़ हो जाएगा। मॉर्निंग में अपनी तैयारी कर लेना बेटा। मैं तो आपके लिए बोल रही हूँ, देखो टाइम ज़्यादा मिलेगा प्रेपरेशन करने के लिए, मैं तो खुद फ्री हूँ संडे को पूरा दिन में, और मेरा टेस्ट तो बन भी चुका है। मैं, आप चाहते हो मैं तो सुबह भी ले लूँगी, आई हैव नो इश्यूज़। सभी बच्चों ने ये टाइम बोला है तो इसीलिए कॉमन टाइम रखा है, और मैं आगे पीछे नहीं लूँगी। आप लोग बोलो कि क्योंकि मैं वीडियो ऑन करा के दूंगी तो सभी को इसी टाइम देना पड़ेगा। चलो ध्यान दो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स क्या हैं? निकलेश बेटा तू जाना है कितने, जा तो सकता नहीं, फिर टाइम ठीक है। हाँ मुझे सुबह ले लो, सुबह ठीक है। अब इतना बार बार नहीं होगा, बस ये हो गया फाइनल है। लॉकडाउन में कहाँ से साइकिलिंग करनी है? कोई ना, साइकिलिंग आगे पीछे कर लियो, कोई फर्क नहीं पड़ने लग गया। चलो मुझे पढ़ाने दो, पहले टॉपिक तो खत्म कर लें। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो अभी यही फाइनल टाइम है। टेस्ट विल बी ऑन संडे 6 to 7:15 PM। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? जिनमें कैटायन और एनायन का रेशियो मेंटेन नहीं रहता, ठीक है? तो नाम से पता चल गया कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, या तो मेटल एक्सेस होगा या मेटल डेफिशिएंसी होगी, ठीक। अब मेटल एक्सेस का मतलब क्या है कि कैटायन एक्सेस में है कि वो डिफेक्ट इस ढंग से आता है कि डिफेक्ट आने के बाद कैटायन का नंबर बढ़ जाता है। प्लीज फोकस, दो तरह से हो सकता है।
बाय एनायन वैकेंसीज। दूसरा कैसे हो सकता है? बाय, ऐसे लिखो, cations in void बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस, by presence of extra cations in interstitial voids। आगे बात समझ में? अब देखते हैं एक एक करके क्या चीज है ये। तो पहला हम देखते हैं बाय एनायन वैकेंसीज। तो ये पूरा डिफेक्ट का देखो ऐसे नाम आ जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसीज। अब इसको पूरे को एनालिसिस करो, इस नाम को अकेला मतलब एनालिसिस करो। मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल ज्यादा होंगे मतलब केटायन ज्यादा होएगा। और कैसे आएगा? जब एनायन वैकेंसीज क्रिएट होंगी, मतलब आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, एक एटायन होता है एक एनायन होता है, एनायन छड़ के चला जाए तो केटायन का नंबर ज्यादा ही होगा ना, तो अल्टीमेटली केटायन का नंबर ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਡਿਫੈਕਟ। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ एग्जांपल लेके समझाऊंगी, then it will be fully clear. So I'm moving on to next page. I have example of NaCl. Suppose NaCl का मेरे पास क्रिस्टल था, ठीक है। तो Na+Cl नेगेटिव, तो ये चल रहा था। प्लीज कॉपी पे बना लो, आपने पिछला लिख लिया होगा, मैंने नोट्स भेज दिए थे, उसको लिख लेना। अपनी कॉपी पूरी रखो, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। ये चीजें बेटा फिर बोर्ड में याद आती हैं आपको, अभी से अपनी कॉपी पूरी रखने की आदत डालनी है। ये NaCl का क्रिस्टल है। अब NaCl को क्या करते हैं? मान लो NaCl is heated in the atmosphere of sodium vapors। इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि सोडियम के वेपर्स मतलब क्या? सोडियम के एटम थे, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में हम अपना क्रिस्टल हीट कर रहे थे। तो क्या हुआ, जो ऊपर सोडियम के एटम थे वो थोड़े से एटम इन पे डिपॉजिट मतलब हो गए, क्रिस्टल पे डिफ्यूज हो गए, ऐसे बोलो तो इमेजिन करो कि डिपॉजिट हो गए। तो जो सोडियम के एटम थे वो Na न्यूट्रल फॉर्म में थे, जिसकी प्रेजेंस में हम इस पूरे क्रिस्टल को हीट कर रहे थे। सोडियम के एटम पड़े थे, तो होगा क्या? कुछ क्लोराइड के आयन Cl नेगेटिव अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के उन सोडियम के साथ मिलके, जो सोडियम एटम ऊपर पड़े थे सोडियम वेपर्स, उनके साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाने चले जाएंगे। क्या बोला मैंने? आई रिपीट, सोडियम के एटम थे, वो सोडियम के एटम के साथ मिलने के लिए सपोज करो ये क्लोराइड चला गया, ये जगह खाली होगी। अब ये जगह खाली होगी तो इसको बोल दिया एनायन वैकेंसी, ठीक है, एनायन की वैकेंसी। और वो क्लोराइड गया कहाँ? अब यहाँ पे Na है, अब ये Na के साथ मिलने यहाँ से क्लोराइड चला गया, बट ये Na न्यूट्रल है, इसके साथ मिलने के लिए इस सोडियम को किस में बदलना पड़ेगा? Na+ में। भी Na+ में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ये तो बड़ा खुश है लूज करके, पता ही है तुमको ऑक्टेट रूल, फटाफट लूज कर दिया। क्यों कर दिया? उसने देखा कि यार क्लोराइड आयन आ रहा है मेरे साथ मिलने, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। अब ये दोनों आपस में मिल गए, मिलके क्या बना दिया? NaCl। और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इसको भी जगह मिल गई, ये वहां पे चला गया जहां से Cl नेगेटिव निकला था। अब वहां पे इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होगा? एक तो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, समझ रहे हो ना। एक क्लोराइड जब अपनी जगह पे छोड़ के चला गया तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया था क्रिस्टल में, क्योंकि क्लोराइड चला गया था क्रिस्टल को छोड़ के। वो नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो ये आने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। बट
इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी चाहे मेंटेन रह गई बट ओवरऑल केटाइन का नंबर बढ़ नहीं गया? बताओ मुझे। पहले देखते हैं कितने थे, गिनना, 1 2 3 4 5 6 सोडियम थे, और जब यहाँ पे Cl था तो Cl भी कितने थे, 1 2 3 4 6 ही Cl थे। अब जब Cl चला गया, सोडियम तो 6 ही रहे, Cl हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो क्या केटाइन बढ़ नहीं गए? केटाइन बढ़ गए। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे आया है आयन वैकेंसी से? समझ में आई बात? मैम लेकिन क्लोरीन जो था, मतलब ये आयन बना हुआ क्लोराइड आयन, ये ऑलरेडी स्टेबल था, तो फिर ये सोडियम की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ? बेटा बिकॉज ये तो हाँ ऑलरेडी हाँ, सोडियम अवेलेबल था ना, और सोडियम अपना ऑक्टेट करने के लिए ऑप्शन रहती है, तो ऐसा होता है। ये सारा तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ऐसा हो रहा था, ये चीज़, ये डिफेक्ट सारे आते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस साइट का एक नाम बन जाता है, उसको एफ सेंटर बोलते हैं। कल भी तुमको बताया था, ये जो एफ वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आता है फेब्रे। फेब्रे का मतलब होता है कलर। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के कारण, ऐसा नहीं है एक ही जगह पे होगा, और भी जगह पे हो सकता है, क्रिस्टल को कलर मिल जाता है। जैसे NaCl, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है मैम, उसको एफ सेंटर बोलते हैं। हाँ, जो एनायन वैकेंसी क्रिएट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इंट्रैप हो गया, उसको एफ सेंटर बोलते हैं, क्योंकि दैट बिकम्स द रीजन ऑफ द कलर। वाई दैट बिकम रीजन ऑफ द कलर? +1 में पढ़ा था ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब क्रिस्टल पे लाइट पड़ेगी तो वो हाई शेल में जंप करते हैं, फिर वापस आते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं, जिससे कलर दिखता है। याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे होता है, जो लाइट फॉल यस करती है मैम। तो वो एक्साइट करके हायर लेवल पे चला जाता है, बट वो स्टेबल नहीं होता, फिर वापस आता है। जब वापस आता है तो एनर्जी एमिट करता है, वो एनर्जी विजिबल रीजन में फॉल करती है, जिसके कारण कलर दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेनली, उनके कारण क्रिस्टल कलर्ड हो जाता है, इसीलिए उसका नाम एफ सेंटर हो गया, क्योंकि वो कलर का रीजन बनता है। आई बात समझ में? कोई डाउट है तो बताओ। तो ओवरऑल मेरा समझाने का बेटा ये पर्पस है कि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये तुमको मैंने बता दिया। ये पेपर में नहीं ऐसे 6 6 6 5 करके आना, तो समझाने के लिए था, वो अंडरस्टूड है जब तुम डायग्राम इसमें बना दोगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे आया? एनायन की वैकेंसी हो गई, और उसका और इफेक्ट क्या पड़ा? मेन इफेक्ट होता है कि उसमें कलर आ जाते हैं, और क्वेश्चन इसमें मेनली आ जाता है एफ सेंटर, बताओ क्या होता है। तो NaCl पर्टिकुलरली येलो कलर का बनता है। 2 एग्जाम्पल और याद रखनी है। लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का बनेगा, मतलब लिथियम क्लोराइड को तुम लिथियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करोगे। यहाँ KCl, ये बेटा कलर बनता है लिलियक कलर, लिलियक वॉयलेट टच होता है। तो ये 3 आते हैं क्वेश्चंस। वो पूछेगा वाई NaCl बिकम्स येलो, तो आपको ये सारी कहानी बतानी है। वाई लिथियम क्लोराइड बिकम्स पिंक, या ये भी पूछ सकते हैं कि KCl में कौन सा कलर आएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण, तो लिलियक कलर या वॉयलेट, और लिलियक लिख के आना। इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। 5 मिनट तो आपके रिप्लाई का वेट करना चाहिए, मुझे लगता है ना? इसका अलग टाइम रख लिया करें। मैम ये ना क्लोरीन का नहीं पता लगा कि ये क्लोराइड आयन क्यों अट्रैक्ट हो रहा है सोडियम एटम से, बेटा क्योंकि क्योंकि वो तो हमने उसको ऑलरेडी। ऐसी चीज प्रोवाइड कराई है ना, तो उसके पास ऑप्शन थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन भी हो गई। क्रिस्टल का तो ओवरऑल यही पर्पस रहता है कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। NaCl नया बन गया ना, क्योंकि सोडियम एटम की हमने उसको एटमॉस्फेयर दे दिया था, और सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने को बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, बेताब रहते हैं, ताकि वो Na+ बन के ऑक्टेट उनकी कंप्लीट हो जाए। तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग जाता है, क्लोराइड उसके साथ मिलके और NaCl बना लेता है। बना तो NaCl ही रहा है ना, और यस सारा मैम। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को तो डिफेक्ट्स बोलते हैं, ये सारे क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं। समझ आ और गई बता, मैम। आगे समझ? यस मैम। बेटा बाकी भी बोल दो, सिर्फ 2 रिप्लाई आए हैं मुझे। एक तो जशन देता है बेचारा,
एक मान्य देती है और कोई बोलता ही नहीं। इतना देखो, ऐसे तुम्हारा सिलेबस पीछे जाएगा ना, थोड़ा एक्टिव होके पढ़ा करो, ऐसे क्या फायदा है। अब देखो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमें समझ में आ गया ड्यू टू एन आयन वैकेंसीज। अब और क्या रह गया, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइंस इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इसमें क्या लग रहा है तुमको, केटाइंस और आ जाएंगे, देखते हैं कैसे। निखिलेश, अक्षित, तुम लोग कहाँ हो भाई? अक्षित, कितने नंबर आए तेरे? किसके पास मैम? हो गया? हाँ जी मैम, नंबर तो नहीं आले हैं वैसे पास हो गया? ऐसा। हाँ जी मैम। ओके बेटा, हम चंगी तरह पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। इस बार नंबर आने चाहिए संडे वाले टेस्ट से। अक्षित प्लीज रिप्लाई किया करो बेटा, रिप्लाई क्यों नहीं हाँ करते? जी मैम, आ जाएंगे। चलो हम इधर देखो, एक्स्ट्रा केटाइन इन इंटरस्टिशियल वॉइड, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, तो कदों ये चीज हो सकती है। सपोज करो इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं ZnO की। इसमें ना ZnO एक कंपाउंड है जो वाइट होता है रूम टेम्परेचर पे, और जब तुम इसको हीट करोगे तो वो येलो होता है हीट करने पे। RT मतलब रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें यही सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई ZnO इज वाइट एट रूम टेम्परेचर एंड इट बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। क्योंकि हीट करने से इसमें ये डिफेक्ट आ जाएगा। होगा क्या, ZnO को जब हम हीट करते हैं ना, तो ये Zn2 प्लस प्लस ये फिनोमेना होता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है ये, और ये इसका कैटायन अलग हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। मैं बताती हूँ, देखो जरा। पहले हम ZnO का क्रिस्टल समझने की कोशिश करते हैं। ZnO में क्या है, जिंक के आयंस हैं और ऑक्साइड के आयंस हैं। मैं क्रिस्टल का कुछ पोर्शन ड्रॉ करके समझा रही हूँ तुम लोगों को। अच्छा, डिफेक्ट्स में बेटा डायग्राम्स बना के आना बोर्ड में ना। ये जो पहले तुमको मैंने वो सॉलिड बोले थे NaCl जो स्ट्रक्चर किए थे, उनके डायग्राम्स नहीं आते हैं, बट ये वाले डायग्राम्स तुम बना के आओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा चलो ये देखो, अब होता क्या, मान लो एक पोर्शन हमने ZnO का हीट किया, तो उसने ऑक्सीजन लूज कर दी और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और जिंक का आयन अलग हो गया। तो हो सकता है एक पोर्शन हीट किया और दूसरे पोर्शन में डिफेक्ट आ जाए, मतलब दूसरे पोर्शन में किसी वॉइड में एक्स्ट्रा जिंक आयन जाके बैठ गया। ये ऐसा नहीं होता कि इसी को हीट किया, ऐसे कि एक पोर्शन में हीट किया दूसरे में डिफेक्ट आ गया, फिर इसमें किया आगे, ऐसे ये चलता रहता है पूरा डिफेक्ट। तो क्या हुआ, जिंक का जो आयन मिला था वो जिंक ZnO के किसी पोर्शन में जाके बैठ गया, कहाँ, उसकी इंटरस्टिशियल वॉइड में। अब ये एक्स्ट्रा आने से क्या हुआ, क्या लगता है तुमको, एक्स्ट्रा आने से क्या होगा? क्या केटायन का नंबर बढ़ जाएगा? जिंक के आयंस का नंबर बढ़ जाएगा ना बेटा। पहले कितने थे उसके कंपैरेटिवली एक ज़्यादा आ गया, तो क्या ज़्यादा आ गए, एक्स्ट्रा। क्या आ गए, एक्स्ट्रा केटायन। कहाँ पे आ गए, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में। एक्स्ट्रा केटायन मतलब क्या, हम इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, बट क्या अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है? बताओ। 2 प्लस चार्ज एक्स्ट्रा आने से नहीं मैम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है, पर क्रिस्टल तो खराब हो जाएगा मेंटेन ना रहे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि हम, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे। 2 प्लस जो चार्ज था उसको मेंटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी साथ वाली 2 वॉइड्स में घुस जाते हैं, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड शुड बी मेंटेन। अब तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसमें कलर भी आएगा ही। किया था ना हमने पीछे, क्यों कलर आता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके हाई लेवल में जाते हैं, जिसके कारण जब वो वापस आते हैं तो वो कलर एमिट करते हैं। आगे बात मैम एक समझ बार में? ये स्ट्रक्चर दोबारा बताना। ये वाला
Yes, ma'am. Structure. ये तो बेटा सिंपल है। देखो जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, जिंक के आयंस होते हैं और O2 के आयंस होते हैं ना, O2 नेगेटिव। तो मैंने वही बनाया, जैसे हम NaCl में क्या करते थे, Na+Cl नेगेटिव। तो मैंने क्या किया था, इसका पहले मैंने आइडियल क्रिस्टल बना लिया कि जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। मान लो एक केटायन एक एनायन, केटायन एनायन, एनायन केटायन, उल्टा हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, हमने कोई जिंक ऑक्साइड हीट किया तो उसने जिंक आयन लिबरेट कर दिए। तो वो जिंक आयंस इसमें किसी वॉइड में जाके बैठ गए, जिसके कारण जिंक आयंस का ओवरऑल नंबर बढ़ गया। बट नंबर तो बढ़ गया, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। 2 पॉजिटिव ले आया ये, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी साथ में आ जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की ओवरऑल मेंटेन रहे। इलेक्ट्रॉन आने से उसमें कलर आ जाएगा। बट जो एफ सेंटर वर्ड है ना, वो टिपिकली इसी टाइप के डिफेक्ट में होता है। ये भी एफ सेंटर जैसे बिहेव करता है, बट इसको हम बोलते नहीं है ऐसा, जिसको टर्म नहीं दी जाती इसमें। आ गया मैम ये कंसेप्ट? कितना पोजीशन में आते होंगे भाई? इतने तो छोटे से वॉइड होते हैं सारे, तो ऑलमोस्ट वॉइड छोटे कंपाउंड। होते हैं बेटा, तो केटायन भी तो उतने ही छोटे होते हैं। वो तो मैम डिपेंड कर, देख हमने किया ये था ना, कैसे आते हैं डिफेक्ट्स, यही नहीं पता लगता। टेट्राहेड्रल वॉइड का ये रेडियस होता है। यस मैम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या था, सॉरी, टू ऑक्टाहेड्रल का जीरो ये होता है, पॉइंट हाँ ऑक्टाहेड्रल का जीरो ये होता पॉइंट है, टू टेट्राहेड्रल का ये होता है। आई बात समझ में? तो उनके साइजेस के अकॉर्डिंग ही ये आते हैं, ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से आ जाते हैं। अब तो मैं एक डॉट लगाऊंगी यहाँ पे, तो उसमें तुझे क्या लगता है कितने एटम्स हैं? बिलियन ट्रिलियन एटम है। तो वाइड छोटी है तो एटम कौन सा बड़े हैं? आ रही बात समझ में? यस मैम। मैम बट ये समझ नहीं आता, ये इम्प्योरिटी आई मतलब ये डिफेक्ट आता कैसे है, मतलब कुछ भी वही तो पढ़ रहे हैं। हीट नहीं। करने से आया ना डिफेक्ट, हीट करने से उसने आयन लूज किया। तो नहीं वो मैम, आयन, इसका नहीं, ओवरऑल डिफेक्ट जो है ना, मतलब बेटा देखो प्रैक्टिकली मैं अगर आप बताती हूँ, रखते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब कोई भी जब कंपाउंड बनते हैं तो उनमें बॉन्ड्स हैं, आपस में एटम कैसे कंबाइंड होते हैं, बॉन्ड होते हैं ना। जैसे ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, आगे ये ए के साथ जुड़ा है, बी के साथ जुड़ा है, बी के साथ जुड़ा है, ए के साथ जुड़ा है, इनकी कुछ बॉन्ड की एनर्जी है ना। अब ये, अब हमने मान लो टेम्परेचर बहुत कम करके रखा है, जब हमने बोला था कि 0 केल्विन किया हुआ है, जो कि पॉसिबल भी नहीं होता। तो इस पे इनको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ऐसे सुस्त होके बैठे। बट हम सारा काम तो रूम टेम्परेचर पे करते हैं ना, 25 डिग्री के पास। अब 25 डिग्री के पास कुछ हीट है एनवायरनमेंट में, तो हीट होने से ये एटम वाइब्रेट करेंगे नेचुरली, और वाइब्रेट करेंगे तो इनके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ब्रेक होने के, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो उछल कूद मचाता है। ऐसे तुम जितनी एनर्जी दोगे एटम्स भी उछल कूद मचाएंगे। तो जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो कभी वॉइड्स में घुसेंगे, कभी अपनी जगह को छोड़ के चले जाएंगे। सारी कहानी हीट की है, टेम्परेचर की है। अब इसने भी बैठा बैठा, तो ये बेचारा शांत बैठा था, जब इसको हीट दी तो इसने उछल कूद मचानी शुरू कर दी, कलर आ गया, वॉइड में घुस गया, वो है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। यस। तो हमको मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। 2 तरीके से आता है, एनायन वैकेंसीज या एक्स्ट्रा केटायन। अच्छा, ये जो जिंक वाला है ना, इसको देखो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 मिनट, ये तुम देखोगे ऐसा भी लिखा होता है। अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मल में तो रेशो 1:1 है, ये 1+x क्यों लिखा है, क्योंकि केटायन का नंबर बढ़ गया, इसीलिए अब ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड बन जाता है। 1+x मतलब कुछ एक्स्ट्रा होगा। ठीक, अब क्या बचा है हमारा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बचा है, उसको करते हैं। क्या लग रहा है तुमको, मेटल डेफिशिएंसी का क्या मतलब होगा? दिमाग लगाओ जरा अपना, थोड़ा मैम इन्वेस्ट एनाइंस करो। ज्यादा होंगे। हाँ, मेटल डेफिशिएंसी का मतलब केटायन का नंबर कम हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो हमको देखना है। एनायन का नंबर बढ़ जाएगा, रेशो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए नॉन स्टिक्योमेट्रिक है। अब देखते हैं, इसमें आएगा न्यूमेरिकल मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, अच्छा ध्यान देना बेटा, ये उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें मेटल इज कैपेबल ऑफ शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। मेटल इज कैपेबल ऑफ शोइंग
वेरिएबल वैलेंसी। किसी उसका नाम देना मुझे, किसी मेटल का नाम देना जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाता हो। बताओ। कॉपर, कॉपर और फेरस, आयरन। से आयरन, है ना, बिल्कुल ठीक है। मैं आयरन की एग्जांपल ही लेने वाली हूँ। आयरन +2 और +3 वैलेंसी दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये मान लो मैंने आयरन ऑक्साइड की बात की, फेरस ऑक्साइड मैं बनाना चाहती हूँ। कई कंपाउंड्स ना अपनी स्टिक्योमेट्रिक रेशियो में बनाए ही नहीं जा सकते। उसकी बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है FeO। होता क्या है बेटा इसमें, पहले मैं फिर आइडियल क्रिस्टल से शुरुआत करूंगी। FeO की बात करें तो इसमें Fe2+ में है और ऑक्साइड आयन 2 नेगेटिव में है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये डिफेक्ट, देखना। पहले मैं आइडियल क्रिस्टल बना रही हूँ। और बेटा कल जो भी डाउट्स होंगे पूछ लेना, क्योंकि मेन तुम्हारा चैप्टर खत्म है। इसके बाद तो थ्योरेटिकल बचा हुआ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक। तो वो भी करनी है नो डाउट, बट वो उसमें कुछ लिखना लिखाना नहीं है। डायरेक्ट NCERT से मैं PDF शेयर करके पढ़ाऊंगी तुमको। कॉपी में लिखना है तुमको, NCERT से ही लिखना है, उसमें ठीक दे रखा है। वो सिर्फ याद करने वाला, समझाऊंगी बट उसमें कुछ है नहीं। तो चैप्टर मतलब मेन तुम्हारा हो गया, तो कृपा टेस्ट करके। ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव है इस बार टेस्ट, ऑब्जेक्टिव अगली बार लूंगी, अगले हफ्ते। पूरा सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। नो असर्शन रीजन, नो MCQ, नथिंग। हम यस, थोड़े से ना assertion रीजन दे देना, बिकॉज उसमें ना मेरे पेपर में बहुत गलतियां हुई थी उसी में ही, वो assertion रीजन ऑब्जेक्टिव में। वाले में डालूंगी इस बार। मैंने अकेला सब्जेक्टिव बनाया। चलो फोकस करो अभी जरा इस पे। मान लो FeO की बात कर रही हूँ मैं। अभी मैंने इसका आइडियल बनाया कि जिसमें कोई भी डिफेक्ट अभी नहीं आया। अभी जरा मुझे ये बताओ कि कितना नंबर है, जरा देखें। 1 2 3 4 5 6, वो भी कितने अच्छे हैं। तो हमको लग रहा है कि 1:1 स्टिशियोमेट्री है। अब होगा क्या, इसमें क्या गड़बड़ होगी, देखना। Fe तुमको पता है Fe+3 में जाने के भी कैपेबल है ना, कैपेबल। अब किसी ढंग से यहाँ से एक Fe उड़ गया, मान लो Fe2+ जाएगा नेचुरली। एक Fe जाने का मतलब Fe2+ जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक उड़ गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में गड़बड़ होगी क्या नहीं? होगी मैम। कितने चार्ज की गड़बड़ हुई? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव कम हो गया। तो वो कैसे हम मतलब कैसे पूरा कर सकता है क्रिस्टल? क्रिस्टल क्या करेगा, किसी दो Fe अपने आप को Fe2+ से Fe3+ में चेंज कर ले, मान लो ये दोनों। तो क्या वो डेफिशिएंसी कंप्लीट हुई? होगी। बोलो, समझ में आई मेरी बात? मैं दोबारा बताती हूँ एक बार, देखना, ध्यान देना इधर। बात क्या चल रही थी कि ये दो Fe2 पॉजिटिव, ये सारा था, ठीक है। तो ये एक अपनी जगह से जब जाएगा तो 2 पॉजिटिव का लॉस हो गया, मतलब 2 पॉजिटिव और चाहिए। तो 2 Fe अपने आप को +3 में बदल लेंगे ताकि वो 2 प्लस के लॉस को कंपनसेट किया जा सके। बस बेसिक फंडा ये है कि डिफेक्ट इस तरीके से आएगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अब 2+ का लॉस हुआ था तो वो तो कंपनसेट हो गया, क्रिस्टल स्टेबल हो गया, बट Fe का नंबर तो ओवरऑल कम हो गया ना। अब मैम फिर ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिलीज करेगा, फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का आ जाएगा। कैसे नहीं, ये मैं समझ गई आपकी बात, बट वो यहाँ पे नहीं। हाँ, वो डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी अभी हमें। माना ये ना सारी रिसर्च हुई है इस पे, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो अब कई बार इसमें हम देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं वर्ड्स में, ना इसमें कोई कलर का कंसेप्ट आता है। तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन इंट्रैप हुए हैं वर्ड्स में। समझ रहे हो बात मेरी? मतलब इसमें रिसर्च हुई है, जैसे पहले ऑब्जर्वेशन बट की कुछ गई। तो मतलब होएगा ही, फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए अगर चार्ज बढ़ गया? अब हाँ, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अब नहीं इसमें ट्रैप हुए,
हम थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स, अब बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, काइनेटिक फैक्टर्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स होते हैं। तो क्या हम बात कर रहे थे, रेशो की बात हो रही थी कि जब एक Fe2+ निकलेगा, कोई और Fe जो है दो 3+ में हो जाएंगे। वो क्यों कर पाए? क्योंकि उनके पास कैपेसिटी थी, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते थे, इसलिए वो चेंज कर पाए। तो इससे हुआ क्या, इसमें डिफेक्ट आ गया। कौन सा डिफेक्ट आ गया? नॉन स्टिक्योमेट्रिक। नॉन स्टिक्योमेट्रिक में भी कौन सा? मेटल डेफिशिएंसी। पहले जैसे हमने देखा था रेशो इनकी 1:1 की थी, ठीक है। अब तुम देखो Fe कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए आयरन, और वो कितने है, वो अभी भी 6 है। तो मेटल क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। अब तुमने ये नहीं देखना कि Fe2+ है या Fe3+ है, ओवरऑल तुमने देखना है आयरन जो है उसका नंबर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के एटम से कम हो गया, इसीलिए हम उसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। और वो कौन से मेटल कंपाउंड दिखा सकते हैं विच आर कैपेबल ऑफ शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो एक बार अपने माइंड में सम अप कर लो। मैं लिखूंगी नहीं, अब मैं जस्ट फटाफट एक फ्लैश बोल रही हूँ और इसके बाद मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगी। डिफेक्ट क्या है? जब आइडियल क्रिस्टल में कोई भी चेंज आता है, ठीक है। दो तरह के हैं, पॉइंट और लाइन। पॉइंट डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट अराउंड 1 एटम या 1 आयन के अराउंड आएगा तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। पूरी लाइन में आएगा, पूरी रो में आएगा तो वो लाइन डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट आगे 3 टाइप्स के होते हैं, स्टिशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टिशियोमेट्रिक। स्टिशियोमेट्रिक आयनिक में देख सकते हो, नॉन आयनिक में देख सकते हो। नॉन आयनिक में सिंपल वैकेंसी इंटरस्टिशियल, वैकेंसी में कुछ एटम जगह छोड़ के चले जाएंगे, डेंसिटी कम होगी। इंटरस्टिशियल में कोई छोड़ के नहीं जाएगा बल्कि एक्स्ट्रा आ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। और आयनिक में दे में भी शॉर्ट की, दे में भी फ्रैंकल। शॉर्ट की में क्या, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन अपनी जगह पे छोड़ के जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। किस में पाया जाता है? जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, अल्कली मेटल हैलाइड्स में और AgBr में। फ्रैंकल में कोई जगह छोड़ के नहीं जाता, ना कोई नया आता है, जस्ट कैटायन अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के अपने ही क्रिस्टल की वॉइड में घुस जाता है, तो उसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। मेन किस में पाया जाता है? ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स में पाया जाता है, जिनमें कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है ताकि वो वॉइड में घुस सके, जा सके, और कोऑर्डिनेशन नंबर जिनमें लो होगा। ये तो हुए तुम्हारे स्टिशियोमेट्रिक। उसके बाद इम्प्योरिटी में हमने किया था डोपिंग वाला कंसेप्ट है, वो हो गया। उसके बाद नॉन स्टिशियोमेट्रिक, रेशियो मेंटेन नहीं रहेगी, या तो मेटल एक्सेस या तो मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस आज हमने देख लिया, या तो एनायन वैकेंसी बनेगी या एक्स्ट्रा कैटायन जाएंगे वॉइड्स में, और मेटल डेफिशिएंसी जिसमें मेटल कैपेबल ऑफ शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। तो अब इसका न्यूमेरिकल देखो, एनसीईआरटी का ही मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। बैक एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 1.16 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो कल बेटा एक तो मैं तुम्हारे डाउट्स लूँगी, और अभी देखते हैं, आई होप कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो मैं करा दूँगी और इलेक्ट्रिक कल समझा दूँगी एनसीईआरटी से। वो लिखनी है तो पूरा एनसीईआरटी से ही लिखना है, और कहीं कुछ बाहर से उठाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा लिखाना हुआ तो मैं साथ में बता दूँगी। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड, क्वेश्चन क्या है, कहता है एनालिसिस किया गया, एक कंपाउंड था निकल ऑक्साइड, हैज़ फार्मूला। अच्छा एक बात, जैसे ये एग्जांपल थे ना, जो FeO है, तो ये ना नॉर्मली इस रेशो में बनता है इंडस्ट्री में भी, जब ये बनाते हैं तो हम ये नहीं बना पाते, ये बना पाते हैं। एक्चुअली ये 0.930 से लेकर 0.96 तक वेरी करता है। मतलब हम चाहते तो थे 1:1 वाली स्टिशियोमेट्री बने, बट वो नहीं मिलती, कैटायन कम मिलते हैं। ये 1 है तो ये 0.95 या 0.93 या 0.96 तक पाया जाता है। वही रीज़न है, बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। कम हो गए, ये 1 है तो ये 0.93 मिल रहा है। तो ये कह रहा है एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला, कहता निकल ऑक्साइड का एनालिसिस किया गया तो उसका फार्मूला ये मिला,
अब इस फार्मूले से तुमको ये तो समझ में आ गया कि ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रहा है और ये मेटल डेफिशिएंसी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, निकल जो कि मेटल है वो मतलब ऑक्सीजन तो घट है 0.98 है रेशो के हिसाब नाल स्टिशियोमेट्रिक अकॉर्डिंग, सो दैट कम्स इन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो अब क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल, प्लीज राइट इन योर नोटबुक्स, एग्जिस्ट एज nickel plus 2 and nickel plus 3 ions, ये क्वेश्चन है। Let's see. Now we know that nickel is also capable of showing variable valency. It can show +2 as well as +3. अब देखो क्वेश्चन पढ़ के तुमको ये तो माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये किस डिफेक्ट की बात कर रहा है, माइंड में ये डायग्राम तुम्हारी आ जानी चाहिए कि ये वाला डिफेक्ट है। तो ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ इकलौता आयरन थोड़ी ऐसा एलिमेंट है, जैसे अभी बात हो रही थी कॉपर में भी हो सकता है, निकल भी एक ऐसा है जो वेरिएबल दिखाता है। तो निकल ऑक्साइड का एनालिसिस किया गया तो उसमें ये पाया गया, और वो पूछ रहा है कि इसमें भाई जो निकल है फिर वो कितना +2 में एग्जिस्ट कर रहा है और कितना +3 में, ये बताओ। मतलब जो Fe3 हमने 2 किए थे और बाकी Ni निकल बाकी फेरस पॉजिटिव वो, तो वो यही पूछ रहा है कि ये कम तो हो गया, चलो तुम लोगों ने बता दिया कि कितना है, वो ये पूछ रहा है कि कितना इसमें से कितना +2 है और ये कितना +3 है। सेम इसी में है कि कितना +2 है और कितना +3 है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इसको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। निकल और ऑक्सीजन, निकल की रेशो 0.98 है तो ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, ध्यान से समझ लो। अब इसको हम परसेंटेज में कर लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना इसको इजी रहता है। परसेंटेज देखना हो तो ये दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 98% होगा, ये 100 होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब क्या है कि O के एटम 100 है तो निकल के कितने मिलेंगे, 100 नहीं मिलेंगे, 98 मिलेंगे। उन 98 में से कुछ निकल +2 में पाए गए और कुछ निकल +3 में। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल लूँ कि ये फॉर्मूला मिला मुझे, इतनी मिली मुझे रेशो, तो परसेंटेज निकाल लूँ इसकी तो इतनी आएगी। तो हमें पता है कि टोटल आयरन 95 है, बट आयरन 95 में से कुछ +2 में है, कुछ +3 में भी है। वही यहाँ पे है कि टोटल 98 है, उसमें से कुछ +2 में है, कुछ +3 में है। तो तुमको ये निकालना है कि कितने +2 में है, कितने +3 में है। यहाँ तक समझे? Yes, ma'am. तो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, तो इसमें क्या करो, लेट नंबर ऑफ निकल +2, उनको x मान लेते हैं कि +2 वाले कितने थे, x थे, +2 वाले x थे तो +3 वाले आयंस कितने होंगे, टोटल 98 है, 98 - x, इतनी बात पता लगी? यस मैम। 98 है वो 100 है, 98 में कुछ +2 वाली वैलेंसी में है, कुछ +3 वाले हैं, +2 वालों का नंबर x है तो +3 वालों का 98 - x है। अब अगली बात पे आते हैं। तुमको पता है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हमेशा ही होती है, तभी तो वैलेंसी चेंज मतलब करनी पड़ी, वो चला गया वैलेंसी चेंज करनी पड़ी। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है कि क्रिस्टल में टोटल नेगेटिव चार्ज जितना होगा टोटल पॉजिटिव भी उतना है। अब जो O है वो नेगेटिव चार्ज देता है, पता है ना, चार्ज ऑन 1 ऑक्साइड आयन, कितना चार्ज होता है एक ऑक्साइड आयन पे, -2 का, O2- होता है। तो 100 हमने लिए हैं, 100 ऑक्साइड आयंस पे टोटल कितना चार्ज होगा, -200। तो क्रिस्टल में -200 का चार्ज है, इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +200 होना चाहिए। बताओ, ये पता लगा? यस मैम। क्योंकि न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखनी है, जो मर्जी हो जाए, नहीं तो क्रिस्टल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो हमने देखा कि -200 का आ रहा है भाई, तो पॉजिटिव भी 200 का आएगा, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन दोनों के कारण आ रहा है मिलके, देख लेते हैं। देखो बाकी का
मैं इधर कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया था, निकल +2 वालों का नंबर x है, याद रखना ये नंबर है। तो चार्ज ऑन 1 निकल +2 आयन, एक निकल +2 ले लूँ तो उस पे 2 प्लस का चार्ज है, +2 है, दिख रहा है ना। तो ऐसे कितने हैं, x हैं, तो कितना चार्ज देंगे वो पॉजिटिव का, +2x। समझ में आई है बात? जो प्लस वाला चार्ज है वो इन दोनों के कारण है, मिला के ये जितने भी होंगे टोटल चार्ज पॉजिटिव का 200 आना चाहिए। एक निकल +2 पे +2 का चार्ज है, x है ना निकल +2 वालों की गिनती। जैसे यहाँ पे हम देखें आयरन +2 वालों की गिनती कितनी है और आयरन +3 वालों की, वैसे है x हमने +2 वालों की गिनती माननी है, तो उनके कारण 2x पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली चार्ज ऑन 1 निकल +3 आयन, एक +3 वाले पे +3 का चार्ज है और उनका नंबर हमने कितना मानना है, 98 - x। तो वो कितना पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे, 3 × 98 - x। आई बात समझ में? एक बार देख लो, मैं दोबारा बता दूंगी कोई डाउट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है टोटल, 2x + 3 × 98 - x। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 200, इजंट इट? क्या यहाँ से x की नंबर नहीं Yes, निकल ma'am. सकता? तो इसको निकाल के देखना, x 94 आएगा। मतलब कि ये +2 वाले का नंबर 94 है 94 आ गया। तो +3 वालों का नंबर 4 है। किस किस को समझ में आ गया? मैम आ गया समझ। बोलो भाई, दोबारा बताओ। निकल 3 पॉजिटिव, फिर होंगे 4। एक बार दोबारा देख लो, जो निकल ऑक्साइड था उसका इतना रेशो मिला, ठीक है, पता चल गया कि नॉन स्टिकियोमेट्रिक है। +2 और +3 के नंबर पूछ रहा है, पता चल गया कि कौन से डिफेक्ट की बात कर रहा है, मेटल डेफिशिएंसी है भाई, मेटल कम है एज कम्पेयर टू A9। और मेटल डेफिशिएंसी हमें पता है किसमें पाई जाती है, जिसमें मेटल वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है। तो हमको इनका नंबर निकालना है, रेशो में भी कर सकते हो बट वो डील करना मुश्किल रहता है, तो परसेंटेज में कर लेना चाहिए, आसान हो जाती है कैलकुलेशन। टोटल निकल 98 आ रहे हैं, उनमें से +2 वालों का नंबर x है तो +3 वालों का नंबर 98 - x होगा। ऑक्सीजन 100 है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करती है, इतना पता है। और ऑक्साइड आयन -2 है और कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक O पे -2 का चार्ज है, 100 O पे -200 का, तो क्रिस्टल में माइनस चार्ज 200 का है तो प्लस चार्ज भी 200 का होगा। वो प्लस चार्ज निकल के कारण है, चाहे निकल +2 है चाहे +3 है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमने किया। अब कैसे किया कि एक +2 पे +2 का चार्ज है, x है ऐसे, तो वो 2x पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे। और एक निकल 3 वाले पे 3+ का चार्ज है, 98 - x कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेंगे, 3 × 98 - x। टोटल पॉजिटिव चार्ज है, ये चीज़ क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तुमको पता है टोटल पॉजिटिव चार्ज 200 ही होगा क्योंकि टोटल नेगेटिव भी 200 था। तो 200 के बराबर इक्वेट किया तो x की वैल्यू 94 आ गई। x हमने क्या माना था, निकल +2 वालों का नंबर, तो निकल +3 वालों का नंबर क्या है, टोटल में से x माइनस कर दो, दैट इज 4। हाँ जी, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। सभी लोग मुझे चैट में प्लीज बता दो आ गया या नहीं आया। ओके, सो अभी मैं तुमको थोड़ा दिखाती हूँ उसका, वो शेयर करके PDF मैंने NCERT के चैप्टर का 1 मिनट निकाला था। उससे क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को। वैसे मैं ही थोड़ा पढ़ाऊँगी, अपने आप तो नहीं समझ पाओगे। लेट मी ओपन दैट, 2 मिनट देना मुझे। I have to share my desktop with you। अभी क्या दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड। Yes, ma'am. अभी दिखा ये NCERT का PDF? यस मैम दिख गया। ये लास्ट में है, देखो।
हमारा चैप्टर सारा मतलब आप कर लेना बेटा तैयारी। तो और ना ये सारे क्वेश्चंस ये देखो, इनमें से सारे तुमको फंडे करा दिए हैं मैंने, एक बार देख लेना, कोई डाउट हुआ तो सारे मतलब कर लेना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये देखो, तो पहले मैग्नेटिक पे ये इलेक्ट्रिकल दे रखी हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये हम पढ़ेंगे। मेटल्स में कैसे कंडक्शन होती है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा जानना है, पी टाइप के बारे में पता, ये क्वेश्चन आता है एन टाइप पी टाइप। ये एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ लेना, इसमें मेरा समझाने का कुछ है नहीं, और ये मेन फिजिक्स का है। तो पहले मैं देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसे दे रखी हैं इसने, ये कॉपी में बेटा लिख लेना, समझ के लिखोगे तो बढ़िया है, एग्जैक्ट यही कुछ ही करना है। क्या बोल रहा है, कहता है एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। हर एक सब्सटेंस, मतलब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, उसके साथ अपनी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिजिक्स में चैप्टर मैग्नेटिज्म शायद +2 में ही होता है मेरे ख्याल, क्या +1 में पढ़ा, पढ़ लिया? नहीं मैम, +2 में आएगा मैग्नेटिज्म, +1 में ओके ही था। ओके ओके। तो तुम उसमें एक पढ़ोगे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण होती हैं। अब तुम कोई भी सॉलिड कोई भी उठा लो, हर एक कोई एटम से बना है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कारण बनते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है, यही तुम फिजिक्स में सारा पढ़ोगे कि हर एक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइनी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। एक्चुअली जैसे अर्थ सन के अराउंड भी रोटेट करती है और अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है, सिमिलरली न्यूक्लियस, मेरी जो मैं सुन रही हूँ उस पर भी फोकस करो, लिखा हुआ तो तुम्हारे पास है ही, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड भी घूमता है और वो अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ओके मान्य, जा सकते हो। ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इसके कारण ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। और वो कौन सी मैग्नेटिक मूवमेंट बोली जाती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है ना, उस मोशन को हम ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। आई बात समझ में? ऑर्बिटल मोशन के कारण एक मैग्नेटिक मूवमेंट आती है जिसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। कौन सी मोशन, स्पिन मोशन, जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट आती है उसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है उसके कारण एक प्रॉपर्टी आती है जिसको मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की मोशन दो तरह की है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल मोशन, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन मोशन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी दो तरह की आती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, यही लिखा हुआ है। ये दो तरह का मोशन है, अराउंड द न्यूक्लियस एंड अराउंड इट्स ओन एक्सिस। Electron being a charged particle undergoing these motion can be considered as a small loop of current. नेगेटिव चार्ज घूम रहा है तो वो लूप ऑफ करंट बिहेव करता है विच possesses a magnetic moment. So each electron has a permanent spin and orbital magnetic movement associated with it. तो हर एक इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, एक ऑर्बिटल, और उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है और उसको एक यूनिट से मेजर करते हैं जिसको बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। और ये सिंबल है, म्यू बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल है और इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन। और इसकी वैल्यू अराउंड इतनी एम्पियर मीटर स्क्वायर की इतनी ये वैल्यू होती है। ये कैसे आई, क्या हुआ, ये सारा फिजिक्स का पार्ट है। बस केमिस्ट्री में तुमने यही याद रखना है कि दो टाइप की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ऑर्बिटल एंड स्पिन। वो क्यों आती है, क्योंकि दो टाइप की उसकी मोशन है और मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट बोहर मैग्नेटॉन होते हैं। तो 5 टाइप के हमारे पास बेटा मटेरियल्स होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं, डायामैग्नेटिक कौन से हैं, फेरोमैग्नेटिक कौन से हैं, फेरी मैग्नेटिक कौन से हैं और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये मैं पढ़ाऊंगी तुमको, ठीक है, अभी नहीं, समझाती थोड़ा सा आइडिया देखो। ये पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल आती हैं और ये क्या होते हैं। सिमिलरली डायामैग्नेटिक पता होना चाहिए एक लाइन में क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरी क्या होते हैं, एंटी फेरो क्या होते हैं और ये डायग्राम कौन सी किसके लिए। बहुत आसान है, ये मैं कल तुमको समझा दूंगी। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बाकी सारा चैप्टर बेटा कर लेना, तो बेटर है कि कल तुम लोग मेरे से अपने डाउट भी पूछ लो बाकी सारे चैप्टर के, ताकि फिर संडे को तुम टेस्ट दे पाओ मुझे। तो संडे को तुम्हारा टेस्ट बेटा अभी तो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, अभी तो कोई और नहीं है, बट जूम पे लूँगी मैं सभी बच्चों का एक टाइम 6 to शाम को 6 to 7:15 75 मिनट्स का टेस्ट होगा। ओके, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। गुड नाइट बेटा। थैंक यू मैम। ओके, मैम यस मैम उसका आंसर क्या था, हाँ, एल्यूमिनियम आंसर जो आपने क्वेश्चन दिया था? 3 × 10⁻23 देख लेना, ठीक है मैम, यही इतना था, ही है। यही था मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके।